भाइयों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक बार। और अब अपन सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको गैप दिया बेटा, ताकि आपके ऐसा ना रहे कि यहाँ के भेजे में सर बहुत ज़्यादा देते जा रहे हैं। तो अब सेक्शन बी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो सेक्शन बी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अपन वैसे ही चलेंगे, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स, इफ़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके एनसीईआरटी की बुक में कहीं से कहीं तक नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1215, दो नंबर्स का सम मैंने ये दिया। एंड देयर एचसीएफ, एंड देयर एचसीएफ इज 81। एचसीएफ दे देना बेटा, बस काम हो गया अपना। एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, मतलब कितने पेयर बन सकते हैं नंबर्स के। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, ऑफ सच नंबर्स आर, मतलब ऐसे कितने नंबर के पेयर आप बना सकते हैं कि उनका सम जो है वो 1215 हो और उनका एस सी एफ 81 आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर आपको लेके आने हैं कि उनका एस सी एफ क्या हो 81, और उन दोनों को आप बेटा अगर प्लस करें तो प्लस करने पे उन दोनों नंबर को प्लस करने पे सम आना चाहिए 1215। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी आप ला सकते हैं, आप ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो है आपके पास बच्चों 2, ऑप्शन बी है मेरे भाइयों 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी जो है वो मैंने आपको दिया है बच्चों 5। तो पहले तो बहुत सारे बच्चों के भेजे में क्वेश्चन गया ही नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में सर क्या कहना चाह रहे हैं या ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मेरे समझाने के बाद आपको बात 100% समझ में आएगी। दो नंबर्स का सम दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है। बेटा जब भी नंबर्स का एचसीएफ दे रखा हो ना तो आप नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ जो होता है ना बेटा वो नंबर का मल्टीपल होता है। ये आप मेरी बात याद रखना। तो दो नंबर जो हैं हम बोलते हैं जो फर्स्ट नंबर है भैया, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, हमें पता है एचसीएफ जो है वो नंबर का मल्टीपल होता है। तो पहला नंबर तो मैंने बोल दिया 81x। हमेशा याद रखना एचसीएफ अगर हमारे को यहाँ पे 7 दिया होता ना तो पहला नंबर आ जाता 7x और दूसरा नंबर आ जाता 7y। ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, मेरी बात याद रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर तो आ गया 81x और सेकंड नंबर आ गया मेरे भाइयों 81y। पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। एचसीएफ देते ही जिंदगी में मज़ा आ गया। नंबर क्या बोलेंगे, एचसीएफ उसके आगे टिका दो और पीछे आप बोल दीजिए कि भैया x लगा दिया। तो फर्स्ट नंबर 81x, सेकंड नंबर 81y। इन दोनों नंबर्स का मैंने आपको क्या दे रखा है बेटा, सम दे रखा है। मैंने आपको दिया है 81x प्लस 81y इक्वल टू कितना दिया बेटा मैंने आपको 1215। दोनों में क्या आ जाएगा भाइयों, दोनों में 81 कॉमन आ जाएगा। आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1215। x प्लस वाई में यहाँ से निकाल दूंगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा 1215 डिवाइडेड बाय 81। ठीक है, अब आप चाहें जिससे कट करिए मेरे भाइयों। आपको पता लग गया 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो ये 3 से कट हो सकता है, ये भी 3 से कट हो सकता है, लेकिन ये दोनों 9 से भी कट हो जाएंगे। देखना आप ऊपर वाले को देख लेते हैं पहले, 1215 को 9 से कट किया बेटा, 9 × 9 कितना बचा, 3 बचा 31। 3 बचा, 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 ले लेंगे, 31 हो गया। 9 3 जा 27, कितना बचा मेरे भाइयों 4 बचा। 4 बचते ही मजा आ गया, पीछे क्या है बेटा 5 है, 9 5 जा 45। 135 बार कटा 9 से, 9 से कट हो गया 135 बार, और 9 से 81 कट गया मेरे भाइयों 9 बार, और 9 से 135 कट जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 9 जा 135 होता है। तो बेटा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तब जाके ज़िंदगी में मज़ा आता है। तो मुझे दो डिजिट यहाँ पे मिली, एक x है और एक y है। तो x प्लस वाई मेरे पास कितना आया मेरे भाइयों, x प्लस वाई मेरे पास 15 आया। तो बेटा x प्लस वाई अगर मेरे पास 15 आया ना, यहीं से मेरा मामला बन गया।
क्योंकि अब मैं ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ कि x और y जो है ना वो 15 आए, उन दोनों का सम। और ये भी याद रखना है कि x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि बेटा आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि 81 इनका क्या है, एचसीएफ है, मतलब 81 के अलावा अब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ये है सबसे प्यारी ब्यूटी क्वेश्चन की, क्योंकि एचसीएफ देते ही आपने 81x तो बोला पहला नंबर, 81y बोला दूसरा नंबर, मतलब एचसीएफ तो 81 हो गया ना, तो 81 के अलावा अब कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ये x और y ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर होने चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, मैं x की जगह 1 रख दूंगा तो मुझे y की वैल्यू 14 मिल जाएगी। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 14, पहला पेयर तो ये बना, फर्स्ट पेयर। दिस इज माई फर्स्ट पेयर जो मुझे 15 सम देगा। सेकंड, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की जगह 13 मेरा बिल्कुल चलेगा। x की जगह 2 रखता हूँ, y की जगह 13, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी क्या है मेरे भाइयों, ये दोनों भी मेरे पास को प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ भाई, उसके बाद अगर मैं x की जगह 8 लिखता हूँ, अगर मैं x की जगह 8 लिखता हूँ तो मुझे बेटा यहाँ पे y कितना मिलेगा, y मुझे यहाँ पे 7 मिल जाएगा। x की जगह 8 रखता हूँ तो y मुझे 7 मिल जाएगा। तो पहला पेयर तो ये हो गया बेटा। ये इंटरचेंज करा सकते हैं, मतलब इसमें आप यूँ मत कह देना कि सर अगर हम इसको इंटरचेंज करा दे तो वो केस काउंट नहीं होगा। पेयर बनाना है, मतलब कैसे भी नंबर हो सकते हैं, 14 ये भी हो सकता है, 1 ये भी हो सकता है, काउंट एक ही होगा। तो पहला पेयर तो बन गया 114, दूसरा पेयर बन गया नंबर 2 और 13 हो सकते हैं, तीसरा पेयर बन गया मेरे भाइयों यहाँ पे मेरे पास कितना, तीसरा पेयर मेरे पास बन चुका है 7 और 8, और एक पेयर अब मेरे पास लास्ट रह गया, वो रह गया बेटा 4 और 11। x की जगह अगर 4 रखूं और y की जगह अगर मैं 11 रखूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा, तो भी मेरा आंसर 15 आएगा। तो एक पेयर आ गया बेटा 4 11, एक पेयर आ गया बेटा 1 14, एक पेयर आ गया मेरे भाइयों 2 13, और एक पेयर आ चुका है मेरे दोस्तों 8 7। तो 4 पेयर आपने बना दिए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, ऐसी आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है, 4 पेयर आप बना सकते हैं। ये हो गया मेरे भाइयों। तो सी ऑप्शन पे जाके टिक कर देना है। बहुत पसंद आया था मुझे ये क्वेश्चन जब मैंने देखा था, मज़ा आया ना बेटा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो पॉसिबिलिटी आ चुकी है बेटा कि हमारे पास कितने पेयर बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स 4 पॉसिबल पेयर्स हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा हमारे को यहाँ पे एक ग्राफ बना के दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें यहाँ पे एक ग्राफ बना के दे रखा है। तो मैं आपके लिए पहले स्क्रीन पे बेटा ग्राफ तैयार कर लेता हूँ। तो भाइयों देखो, स्क्रीन पे पूरा आपके लिए ग्राफ एकदम तैयार हो चुका है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इससे समझाने वाला हूँ। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया यहाँ पे है ना आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन्स है। एक तो लाइन है मेरे भाइयों ए बी और एक लाइन है सी डी। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो रही मेरे भाइयों लाइन ए बी और ये रही मेरे भाइयों लाइन सी डी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, सी पे। तो सी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपसे कहा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये दोनों लाइन कौन सी लाइन, ए बी और सी डी, विद area of the triangle formed by these 2 lines AB and CD and the line x equal to 0। x equal to 0 जैसे बोला ना वैसे मज़ा आ गया। x equal to 0 का मतलब होता है मेरे भाइयों y एक्सिस। अगर आपको कभी बोला जाए x equal to 0 तो आप क्या बोलेंगे, ये y एक्सिस की इक्वेशन है। और अगर कभी बोला जाए y equal to 0 तो इसका मतलब ये x एक्सिस की इक्वेशन है। तो हमें इन दोनों लाइंस और y एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब इधर की तरफ चलना है, एक्स एक्सिस पे बात नहीं करनी है। तो बेटा ये जा रही हमारी पहली लाइन, ये जा रही मेरे भाइयों हमारी दूसरी लाइन, और ये जा रही हमारी ये जा रही हमारी एक्स इक्वल टू 0 मतलब हमारी वाई एक्सिस। तो बेटा ऐसा होने पे देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है। पूरा डार्क डार्क कर देता हूँ इसको आपके लिए। ये बन रहा है मेरे भाइयों, ये ट्राइंगल बन रहा।
बिल्कुल समझ में आ जाएगी, भेजे में उतर जाएगी आपके मेरी बात कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ट्राइंगल ए सी डी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ट्राइंगल बन रहा है ए सी डी, मुझे इस ए सी डी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया ट्राइंगल ए सी डी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा, बेस ए से लेके डी तक की डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, आप ये मत करना कि ये -2 कर दे और उसको +4 करके माइनस कर दे, नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ 4 ये है, 2 ये है, तो बेस तो आ गया मेरे भाइयों मेरे पास कितना 6। और हाइट क्या है बेटा, जब हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना तो हाइट का मतलब हमारा बेटा क्या, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है मेरे भाइयों, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है मैंने, 2 दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 2, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है मेरे भाइयों वो भी कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। तो ये इस तरीके से इस वाले पॉइंट की कहानी चल रही है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,2, तो हमारी जो हाइट है वो ये वाली डिस्टेंस है बेटा, और ये क्या है, ये y पे परपेंडिकुलर है, मतलब हमारा x कोऑर्डिनेट। तो हाइट आ जाएगी बच्चों 2 से 2 की ज़िंदगी खराब, आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर, और जनरली हमारे को यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन चेक करते हैं कि भैया कौन सा ऑप्शन हमको ये दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा 3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन ए दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी दे रखा है कितना 4, ऑप्शन बी 4 है। ऑप्शन सी 6 है, और ऑप्शन डी दे रखा है 8। तो हमें क्या करना है मेरे भाइयों, हमें यहाँ पे जाके ऑप्शन सी जो दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे जाके टिक कर देना है, कहानी ख़त्म। ये लो, ये सवाल भी बच्चों हमारा ओवर हुआ। तो कैसे पता लगाएंगे कि अगर हमें एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो हम ये वाला ट्राइंगल लेते, और जब वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो बेटे ये, और साथ में ये दोनों लाइन। क्वेश्चन नंबर 22 भी बेटा ओवर हुआ। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल टू 2, इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बेटा हमारे को 2 दे रखा है, देन tan 20 अल्फा प्लस कोट 20 अल्फा, बहुत सिंपल है, देन tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर बेटा कितना 20 अल्फा, ये आपको निकालना है मेरे भाइयों क्या होना चाहिए। बेटा दे रखा है tan अल्फा प्लस कोट अल्फा, हमें कितना दे रखा है, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा हमें 2 दे रखा है, और हमें tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा, ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मैं आपको बड़ी प्यारी सी बात बता देता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, फिर आपको मेरी ट्रिक सिखाऊंगा बच्चों। देखिए यहाँ पे हमें जो ऑप्शन गिवन है वो है 0 2, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी जो है वो दे रखा है बच्चों 20, और ऑप्शन डी जो है वो दे रखा है मेरे भाइयों 2 की पावर 20। ये मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मुझे tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2 दे रखा है। बेटा ये इक्वेशन इतनी प्यारी है ना, मैं चाहता ना तो इसका एक बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन भी आपको बता सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में दिख जाए कि एक रेशियो और साथ में उसका रेसिप्रोकल आपको अगर दे रखा है, जैसे tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक भी हो सकता था, यहाँ पे कोस और सेक भी हो सकता था। तो जब ज़िंदगी में इस तरीके की अगर आपको चीज़ नज़र आ रही है ना बेटा, आपको उन दोनों का सम दे रखा है जो कुछ भी, तो उनकी कितनी पावर लगा लो आप। जैसे यहाँ पे tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा, आंसर बेटा 2 ही आएगा, आंसर 2 ही आएगा। तो अभी अपने को 2 पे जाके टिक कर देना है, और ये कैसे आएगा देखिएगा। tan अल्फा प्लस कोट अल्फा 2 है, tan और कोट दोनों का सम 2 आ रहा है, tan और कोट दोनों का सम 2 आ रहा है बेटा। तो इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास यहाँ पे कि अगर मैं अल्फा की जगह 45 डिग्री रखूँ, क्योंकि बेटा ये tan और कोट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अल्फा पे।
हम जानते हैं यहाँ पे अल्फ़ा क्या होता है, एंगल होता है। अगर मैं अल्फ़ा की जगह 45 रखूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ये बन जाएगा tan 45 प्लस कोट 45, और ऐसा होते ही 1 + 1 होते ही आंसर 2 आएगा। इसके अलावा मेरे भाइयों और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। आप अगर अल्फ़ा की जगह 45 रखेंगे तभी tan प्लस कोट दोनों का आंसर बच्चों आपको 2 मिल पाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं अल्फ़ा की जगह 45 पुट करता हूँ तो tan 45 प्लस कोट 45 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब मुझे ये कहानी पता लग चुकी है कि जो अल्फ़ा है ना वो कितना है, 45 डिग्री है मेरा अल्फ़ा। तो बेटा अगर अल्फ़ा मेरा 45 है तो मैं यहाँ पे भी tan 45 ही रखूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहानी लिखूँगा, 10 की पावर 20 45 प्लस कोट की पावर 20 45 डिग्री। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है tan 45 उसकी पावर 20 प्लस कोट 45 उसकी पावर 20। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। 1 की पावर कितना ही कुछ भी कर लो आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर 20, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1⁻²⁻20, 1 + 1 एंड द आंसर इज 2। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था स्मार्ट काम करेंगे हम। वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर करने गए हैं बेटा, हम वहाँ पे हमारी वो नॉलेज दिखाने नहीं गए कि हमें कितना आता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, वहाँ तो स्मार्ट काम करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 45 रखिए तो आंसर मेरा कितना आ गया बच्चों, आंसर मेरा 2 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन बी जो है वहाँ जाके टिक कर देना है और कुछ ना करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब नंबर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 हमसे क्या करवाना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, पेयर का क्वेश्चन आया है। इफ़ 217x, ये क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत जल्दी आ जाएगा जिन बच्चों ने मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी थी और मैं उनसे कहा करता था कभी कभी ऐसी भी इक्वेशन आ जाती है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बेटा वो आ गई चीज़ें हैं, इसलिए कहा जाता है कि करंट सर की सारी बातें ढंग से सुननी चाहिए। प्लस 131y = 913, पहली इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन दी है बच्चों मैंने 131x प्लस 217y = 827 देन x + y इज़, आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। x + y क्या आएगा, ऑप्शन ए 5 आएगा, ऑप्शन बी 6 आएगा, ऑप्शन सी 7 आएगा, या फिर ऑप्शन डी 8 आएगा। तो बेटा मैंने ऐसे केसेस में आपको इतनी शानदार चीज़ें सिखाई थी। अगर कभी आपको कोफिशिएंट बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन एक सिमिट्री अगर आपको नज़र आ रही है कि पहली इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो दूसरे में वाई का होना चाहिए, और पहली इक्वेशन में जो वाई का है वो दूसरी इक्वेशन में अगर एक्स का है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो हाथों हाथ। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे आपको पता लग जाएगा 7 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों 8, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, 2 + 1 3, 348x। इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करते हैं यहाँ पे भी सेम पिक्चर आ जाएगी 348y = यहाँ जैसे ही आप प्लस करेंगे 7 + 3 10 0 1 कैरी 2 1 3 3 1 4 3 1 4, और फिर उसके बाद बच्चों 9 और 8 17 1740। जैसे ही आपने प्लस किया इधर तो ये आया इधर ये आया, दोनों में बेटा 348 कॉमन आ गया। 348 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + y = 1740। x + y के साथ बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा 348। मुझे अभी से लग रहा है बेटा यहाँ नंबर के लास्ट में 0 आ रही है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 0 लेके आ जाऊँ, 8 5 = 40। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, करके देखा 348 × 5 8 5 = 40 0 4 कैरी 5 4 = 20 20 और 4 24 2 कैरी 5 3 = 15 और 2 17 बेटा, इसलिए करंट सर को किंग कहा जाता है। अपन पहले से पता लगा लेते क्या होने वाला है 1740। तो 348 से कितनी बार कट गया बच्चों, 5 बार। कौन सा ऑप्शन है, ए पे जाके टिक कर देना है, ऑप्शन ए इज राइट। ये लो फिर मज़े आ गए। चलो साहब नए क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तो मज़े ही आए जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ख़त्म होते जा रहे हैं और हमें मज़े आते जा रहे हैं। चलो नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके चलते हैं। देखने से लग गया बेटा एलसीएम वेलसीएम ऐसा कुछ नज़र आ रहा था मुझे, तो इसका मतलब हमारे रियल नंबर का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का। तो 25 क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 25 हमसे? क्वेश्चन नंबर 25 कहना चाह रहा है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। एक प्राइम नंबर पी है मेरे भाइयों, एक प्राइम नंबर क्यू है, और एक बहुत अच्छी बात बोल दी इस आदमी ने जिससे हमारा दिल खुश हो गया, पी ग्रेटर देन क्यू। मतलब आप जो प्राइम नंबर ले रहे हैं ना, उसमें बस इतना याद रखना कि पी जो भी ले रहे हैं वो क्यू से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन दे रखी है। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू इज 221, इज 221। ये इन दोनों प्राइम नंबर का मैंने आपको एलसीएम दिया। पी और क्यू दो प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम है मेरे भाइयों कितना? 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। पी और क्यू पता लगेगा तभी तो ये वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, 3p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। आपके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन लेके आ रहा हूँ बच्चों। ऑप्शन है हमारे पास 4, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन बी है मेरे भाइयों 28, और ऑप्शन सी जो है वो है मेरे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है वो है दोस्तों 38। ऑप्शन सी दे रखा है बेटा 38, और ऑप्शन डी दे रखा है मैंने यहाँ पे आपको 18। तो मैंने आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। तो दो प्राइम नंबर है, एक तो पी है एक क्यू है, और मेरे दोस्तों मैंने आपसे बोला है उनका जो एलसीएम है वो है 221। ठीक है भाई, उनका जो एलसीएम है वो दे रखा है मैंने आपको 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। 3p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मज़ा आ गया बेटा। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्लिक करता ही नहीं कि हो क्या रहा है। एलसीएम दे रखा है और किसका? प्राइम नंबर्स का। तो एचसीएफ देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं ना मेरे भाइयों उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे पी और क्यू ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर हैं। तो इनका एचसीएफ कितना है? इनका एचसीएफ मेरे पास 1 है। अलग से कभी नहीं कहेगा। अगर आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझना पड़ेगा उनका एचसीएफ कितना है? 1 है। तो मेरे पास एक रूल होता था जो मैंने आपको सेक्शन ए में भी बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ किसका? नंबर क्या है? पी एंड क्यू। प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। ये तो मुझे एक थीम पता लग गई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। एलसीएम कितना बच्चों? 221। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ मेरे पास 1 है। प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। अब मैं पी और क्यू जो है वो दो नंबर इस तरह से लूँ कि उनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास बच्चों 221 आना चाहिए। तो पी और क्यू मैं क्या ले सकता हूँ? लेने मुझे प्राइम नंबर है। मैंने बोला मेरे भाइयों वो कितना है? वो है मेरे पास 13 और 17, और पी बड़ा है तो पी को तो लूँगा 17 और मेरे भाइयों क्यू को मैं लूँगा 13। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना यार, 221 आ रहा है। भरोसा ना हो तो देख लो। 17 को 13, 17 3 जा 51, मल्टीप्लाई 17 1 जा 17, 1 5 7 2 2 और 1 कैरी 221। ये लो, ज़िंदगी में मज़ा आ गया। नंबर्स क्या है? 17 और 13। तो बेटा पी को ही लेना है 17 क्यों? क्योंकि पहले ही कहा गया पी ग्रेटर देन क्यू। तो मेरे भाइयों मैंने क्या किया? 221 यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी मैं क्या लेके आया कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 221 मिलना चाहिए। तो P जो है वो कितना आएगा? 17, और Q जो है वो कितना आएगा मेरे भाइयों? 13। तो कहानी क्लियर हो गई कि P 17 आएगा और Q 13 आएगा। अब निकालना क्या है? 3P माइनस क्यू। 3P माइनस क्यू का मतलब 3 को P से करना है। P कितना है? 17, 17 3 जा 51, उसमें से Q को माइनस करना है। Q कितना है बच्चों? 13। 51 में से 13 को माइनस करना है। 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 38। ऑप्शन सी इज राइट। सी पे जाके टिक कर देना है। मज़ा आ गया ज़िंदगी का। ये लो बच्चों, मैंने कहा ना बेटा मज़े दिलाता रहूँगा। क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे हैं, इतने सीधे सीधे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आते जाते हैं ना बेटा तो फिर दिक्कत नहीं आती ज़िंदगी में। फिर लगता है कि अरे यार ये तो बहुत सीधा है। सब कुछ बहुत सीधा है बेटा। ये लो,
अब हमारे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है, क्वेश्चन नंबर 26 से है। ये क्या कहना चाह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिख के थोड़ा सा टाइम अपन सेव कर लेते हैं। अपने को क्या है, ताश के पत्ते दे रखे हैं यार। ठीक है, ताश के पत्ते दे रखे हैं और पत्ता निकालना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नोर अ क्वीन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड नाइदर किंग देट अ ड्रॉन कार्ड नाइदर अ किंग नोर अ क्वीन। देख लेते हैं एक बार, जो कार्ड है वो ना तो किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड दैट शुड बी नाइदर अ किंग नोर अ क्वीन। मतलब आपको एक पत्ता निकालना है बच्चों 52 कार्ड में से। 52 कार्ड में से एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है और कहानी ये होनी चाहिए कि ना तो वो किंग होना चाहिए ना ही वो क्वीन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इस आदमी के ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये मुझसे बोल रहा है 11/13। ठीक है, ऑप्शन बी मुझे कहा गया है 12/13, 12/13। ऑप्शन सी है 11/26, 11/26। ऑप्शन नंबर डी है 11/52, 11/52। ठीक है, अब मैं अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ बच्चों। मुझे पता है कि ना तो मेरे पास पत्ता किंग आना चाहिए ना ही मेरे पास वो क्वीन आनी चाहिए। जो कार्ड में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना किंग होना चाहिए ना क्वीन होनी चाहिए। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है। ये 8 पत्ते नहीं होने चाहिए भैया। तुम 4 नहीं होने चाहिए, तुम 4 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 नहीं होने चाहिए, मतलब ये 4+4 ये 8 कार्ड्स नहीं होने चाहिए। तो बेटा ये 8 कार्ड्स नहीं होने चाहिए, बचे हुए तो हो सकते हैं ना। तो टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। 52 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाइयों 44। तो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया आपके पास 44। और टोटल तो कितना होता है बच्चों, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 44/52। ठीक है, 4 से कट कर देते हैं बेटा। 4 से कट जाएगा ये 11 बार और ये 4 से कट जाएगा 13 बार। 11/13 ऑप्शन ए इज राइट। ए पे जाके टिक कर देना है। कितने बच्चों जैसे सवाल है यार। ये लो साहब, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब की बार डाइस को फेंका जा रहा है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, हमें तो बहुत मज़ा आता है, हम क्वेश्चन करना जानते हैं। तो मेरे भाइयों अब मुझसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस फेंक रहा हूँ बेटा। 2 फेयर डाइस आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। टुगेदर भी लिख सकते हैं, आपका टाइम बचा देते हैं थोड़ा सा और। 2 फेयर डाइस आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को मैंने एक साथ फेंका। ठीक है साहब, और ऐसी कंडीशन में मुझसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप, दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 विल कम अप, पूरी बात लिख देता हूँ स्टेटमेंट पढ़ने में ताकि आपकी दिक्कत ना आए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 जो है ना, एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट 1, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 इज। ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, 5/36, 11/36, 12/36 और आपको दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन डी 9/36। ये बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 जो है वो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए यार मेरे दोस्तों। 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो सीधी सीधी सी कहानी है कि जब आप डाइस को फेंकना स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेबल बना के सिखाया था कि भैया इस तरीके का प्रोग्राम होता है कि मेरी डाइस पे 1, आपकी डाइस पे भी 1। पहला इस तरीके से चलेगा, मेरी पे 1, आपकी पे 2, मेरी पे 1, आपकी पे 3, मेरी डाइस पे 1। मेरी किस्मत ख़राब रहती है, मैंने आपको सिखा रखा है, आपकी अच्छी है
14, 15, 16। तो 5 एटलीस्ट वंस, मतलब 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो एक बार किसी के भी आए, मेरे आए चाहे आपके आए, हमें वो केस काउंट करना है। तो बेटा पहली लाइन में से तो ये वाला केस डेफिनेटली आएगा, फर्स्ट वाली रो में से तो ये वाला केस आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कहानी स्टार्ट करूंगा बेटा, तो इस वाली रो में से भी एक केस आएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार मेरी कहानी क्या चलेगी, मेरे पास 2 रहेगा, आपके पास चेंज होता जाएगा, 2 1 2 2। तो ये केस एक और काउंट होगा 2 5। फिर एक नया केस काउंट होगा, वो आएगा इस वाली रो से, हमारे पास क्या आएगा बेटा 3 5। तो हर रो में मैं देखना स्टार्ट करूंगा, पहली रो में 1 5 एक ही मिला, सेकंड में 2 5, थर्ड में 3 5, फोर्थ वाली रो में मुझे मिला 4 5। अब फिफ्थ वाली जो रो है ना वो मेरी पूरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 5 जो है ना बेटा एक बार तो मिल ही रहा है, एटलीस्ट में एक बार तो मिलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलता है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 5 विल कम एटलीस्ट 1, मतलब एटलीस्ट वंस लिख देते हैं, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, एटलीस्ट में ये कहानी होती है। ऊपर चले जाते हैं तो फिफ्थ वाली रो में से क्या क्या आउटकम आएंगे, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा बेटा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, और फिर 5 5 भी आएगा, और फिर 5 6 भी आएगा। और जो लास्ट वाली हमारी जो सिक्स्थ रो रहेगी, वहाँ से सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम आएगा, और वो आएगा बच्चों क्या 6 5। सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 7 8 9 10 11 फेवरेबल आउटकम आ गए मेरे भाइयों। मेरे पास कितने 11। और टोटल जब मैं 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करता हूँ तो टोटल आउटकम कितने होते हैं बच्चों, 36 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने आए मेरे भाइयों 11, टोटल कितने होते हैं 36, 11 अपॉन 36 इज द राइट आंसर। कहाँ पे, बी पे जाके टिक कर देना है। ये लो हो गई कहानी ख़त्म। चलो जी साहब, अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 27 की तो हो गई नैया पार। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाहता है, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। हाँ, कहा जा रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 3 साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल टू 3 साइन एल्फा कोस एल्फा। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 3 साइन एल्फा कोस एल्फा, then values of 1 plus sin square alpha equal to 3 sin alpha cos alpha, then values of cot alpha are, कोट एल्फा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, वैल्यूज ऑफ कोट एल्फा आर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चों, समझना। ऑप्शन ए है कि कोट एल्फा की 2 वैल्यू बता रहा हूं मैं, कोट एल्फा की क्या क्या वैल्यू आ रहा है ना, वैल्यूज ऑफ कोट एल्फा आर, कोट एल्फा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो हम बोल रहे हैं -1 1। ऑप्शन बी कह रहा है कि 0 1 हो सकती है क्या। ऑप्शन सी बोल रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है बेटा आपसे कि वैल्यू कोट एल्फा की 1 और 2 हो सकती है क्या। और ऑप्शन डी जो है वो आपसे कह रहा है कि कोट एल्फा की जो वैल्यूज़ है ना वो -1 और -1 हो सकती है क्या। ये आपसे बेटा कोट एल्फा कह रहा है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने देखा बेटा अगर इस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास है तो यहाँ से एक बहुत ही प्यारी चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, जिसको देखते ही मुझे मज़ा आ गया। क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 3 साइन एल्फा कोस एल्फा। जैसे मैंने देखा यार कि ये जो 1 है ना, इसको भी तो यार साइन और कोस में अपन चेंज कर सकते हैं। ये जो मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, इस 1 को भी तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1। तो 1 की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, ये 1 के प्लेस पे पुट कर दिया, और प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा अपनी जगह एज इट इज चल ही रहा है, चलने दो। इक्वल टू में जाके बेटा मैंने क्या लिख दिया, जो दे रखा है वो है 3 साइन एल्फा कोस एल्फा। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा ये बन गया बच्चों 2 साइन स्क्वायर एल्फा।
ये तो बन गया, दोनों को कंबाइन करने पे 2 साइन स्क्वायर एल्फा। ये कोस स्क्वायर एल्फा बेटा अपनी जगह एज इट इज़ है, उसको इधर लेके आ जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, -3 साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल टू 0। अब बच्चों ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, बड़ी मज़ेदार वाली। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है, 2 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा -3 साइन एल्फा कोस एल्फा। मैं इसको बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू सोल्व कर सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एल्फा, फिर ये वाली टर्म -3 साइन एल्फा कोस एल्फा, और फिर प्लस में लिखूंगा बेटा कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0। मेरे भाइयों ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। और ये वैसे ही सॉल्व होती है जैसे हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। 2 साइन स्क्वायर एल्फा -3 साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। कैसे करते थे? वहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते थे, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे भाइयों? यहाँ पे आपने देखा 2 साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा का कोफिशिएंट, और वहाँ पे हमारे पास भाइयों कोस स्क्वायर एल्फा। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करके लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर एल्फा -2 साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0। ये लो, कहानी खत्म। मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। मिडिल टर्म -3 साइन एल्फा कोस एल्फा है, तो -3 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक तो -2 और एक -1। तो -2 साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा। अब आप क्या करेंगे? वही जो प्रोग्राम, एक बार इन दोनों में कॉमन लेंगे और एक बार इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया बच्चों? 2 साइन एल्फा कॉमन आ चुका है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। ये लो भैया, इन दोनों में 2 साइन एल्फा कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। इन दोनों में इस साइन के साथ कॉमन लेते हैं, मैंने आपको हमेशा से सिखाया। तो माइनस का कोस एल्फा कॉमन ले लीजिए बच्चों। जैसे आप ये कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एल्फा और साइन चेंज होते ही माइनस का कोस एल्फा इक्वल टू 0। जिंदगी सेट हो गई बेटा। 2 साइन एल्फा, यहाँ पे ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, मतलब मैंने जो किया एकदम करेक्ट है और मैं गलत कभी करता भी नहीं। साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा, ये कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म्स को सेकंड ब्रैकेट में लिख देते हैं। 2 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा मुझे पता लगा कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ रहा है तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से पता लग गया कि साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा इक्वल टू 0। साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा इक्वल टू 0। अगर साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा 0 के बराबर है तो माइनस को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो पता लग गया कि साइन एल्फा किसके बराबर आ गया? कोस एल्फा के। साइन एल्फा बराबर आ गया कोस एल्फा के। इसके अपोन में बेटा इसको ले जाते हैं, इधर 1 रह जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। जैसे मैं इसके अपोन में इसको लेके गया, कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू में क्या रह जाएगा? 1। और कोस अपॉन साइन क्या होता है मेरे भाइयों? कोट। तो वैल्यू कोट की तो निकालनी थी, तो कोट एल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 1। और ये क्वाड्रेटिक बन गई ना बेटा, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आया। इसलिए उसने पहले ही बोल दिया था कि कोट एल्फा की वैल्यू जो है आर क्यों लिखा? क्योंकि 2 वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू तो आ गई 1, दूसरी वैल्यू बेटा मैं यहाँ से निकालूंगा। यहाँ से कैसे निकालूंगा? 2 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा को 0 के बराबर करूंगा, तो लिखूंगा 2 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा इक्वल टू 0। ये इसको मैंने 0 के इक्वल लिखा, सेकेंड वाले फैक्टर को 0 के इक्वल किया। कोस एल्फा उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? कोस एल्फा इक्वल टू 2 साइन एल्फा। और कोस एल्फा के अपोन में क्या आएगा मेरे भाइयों? साइन एल्फा आएगा, क्योंकि मुझे कोट निकालना है। तो देखिएगा आप, कोस एल्फा के अपोन में अगर साइन एल्फा को हम लिखेंगे तभी तो कोट मिलेगा यार। तो कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, और इक्वल टू में क्या रह गया? 2 रह गया। कोस अपॉन साइन वापस क्या हो गया मेरे भाइयों? कोट हो गया। तो कोट एल्फा इक्वल टू 2। जिंदगी में मज़ा आ गया, कोट एल्फा मेरे पास 2 आ गया। इसका मतलब एक तो मुझे 1 मिली वैल्यू और एक वैल्यू मुझे 2 मिली, तो सी पे जाके टिक कर देना है, ऑप्शन सी इज राइट। अब चलते हैं मेरे भाइयों कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, कि वो क्या कहता है, वो क्या करवाना चाहता है हमसे। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे,
उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमको अच्छा सा प्रोग्राम करना पड़ा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 मुझसे कह रहा है भैया द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैंने तो बच्चों आपसे पहले ही कह दिया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास 100% आएगा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ना लिख के पैरेललोग्राम ही बना डालते हैं। एक पैरेललोग्राम दे रखा है बेटा, उसका नाम है ABCD, और कहा जा रहा है द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर में ही चलेंगे बेटा, 1 2। फिर ये वाली आपको दी बेटा 4, ये वाली वर्टेक्स है 4, ये वाली वर्टेक्स है C, X, 6, और ये वाली वर्टेक्स है D मेरे भाइयों 3, 5। ये लो साहब। देन X, Y इज, आपको ये X और ये Y ये फाइंड आउट करना है, लेकिन इस तरह से पूछा है देन X, Y इज, मतलब X और Y की जो भी वैल्यू आए ना उसको इस फॉर्मेट में आपको शो करके दिखाना है। तो आपके पास ऑप्शन है बेटा 6, 3, ऑप्शन बी है 3, 6, ऑप्शन सी है मेरे भाइयों 5, 6, और ऑप्शन डी है 1, 4। इस तरह से आपको दे रखे हैं कि क्या हो सकता है 1, 4। मैंने क्या किया बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा ना तो मेरे भाइयों मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि ऐसी कंडीशन में आप भैया एक काम करना, सबसे बेस्ट काम होता है डायगोनल बना दो। इसका डायगोनल बना दो AC, एक ये सेकंड डायगोनल बना दो BD, और यहाँ पे आप बोल दो कि ये इनका मिड पॉइंट है। और मैंने आपको डायलॉग दिया था डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए ये O जो है ना ये इस AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो एक बार तो O के कोऑर्डिनेट निकालो बेटा आप, किसकी हेल्प से, AC की हेल्प से। तो O के कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट किया, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा x1 + x2/2, 1 + x/2, y1 2 और y2 कितना बच्चों 6 है, 2 + 6/2। ठीक है साहब। तो O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, यहाँ से 1 + x, तो 1 + x ही रहेगा /2, 2 + 6 8 होता है, 8/2 मतलब 4। तो O के कोऑर्डिनेट आए AC की हेल्प से कितने, ये। अब O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे अब की बार BD की हेल्प से, ये रहा BD। वही हमारी कहानी, x1 + x2/2, 3 + 4/2, 3 + 4/2, y1 + y2/2, 5 + y/2। 3 + 4 कितना होता है बच्चों 7। तो O के कोऑर्डिनेट आ गए 7/2, 5 + y/2। तो O के कोऑर्डिनेट वहाँ से निकाले, O के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाले। O के कोऑर्डिनेट चेंज थोड़ी हो सकते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि O तो अपनी जगह फिक्स है, दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो भैया O के कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे जल्दी ख़त्म होता है। अब आपको लग रहा होगा ना कि करंट सर इसलिए अपने से इतनी शानदार बातें किया करते थे। तो बेटा यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 + x/2, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 7/2 के बराबर आ जाएगा। ये 2 से 2 की ज़िंदगी खराब। 1 + x बराबर आ गया 7 के, तो x की वैल्यू 7 - 1 6, x की वैल्यू 6। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना है मेरे भाइयों 4, यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना है 5 + y/2। ये लो साहब, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 = 5 + y। तो यहाँ से ये इधर जाएगा माइनस का, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। ऑप्शन A इज़ राइट, यहाँ पे जाके टिक कर देना है। ये लो, फिर मज़ा आ गया। अब लास्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, इसके बारे में भी बात करते हैं। लास्ट तो क्या बेटा, अभी तो बहुत लंबी कहानी चलनी है अपनी, लेकिन इनको 1 बाय 1 ख़त्म करते हुए चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन है, वो हमसे कहना चाह रहा है इन द गिवन फिगर बना रहा हूँ बेटा, बहुत सीधा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एक ट्रायंगल है बच्चों हमारे पास ABC। मैंने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों ABC। इन द गिवन फिगर एंगल ACB = एंगल CDA। एंगल ACB, ये वाला एंगल, ये एंगल दे रखा है बच्चों किसके इक्वल, CDA के इक्वल। तो C से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रखा है, ये यहाँ पे AB पे एक पॉइंट है D, तो CDA इस वाले एंगल के बराबर है। लिख देता हूँ
एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये दे रखा है बेटा। ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी मैंने आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, इन्फॉर्मेशन लिखता जा रहा हूँ आपके लिए। ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये ए डी मैंने आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ए डी 3 सेंटीमीटर है, ये ए डी 3 सेंटीमीटर है। देन बी डी निकालना है, बी डी फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है बच्चों, हमें बी डी फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन एक बार बच्चों सभी अच्छे से। तो बच्चों हमारे को बी डी निकालना है, तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो है वो दे रखा है हमारे को यहाँ पे 22/3 सेंटीमीटर, 22/3 सेंटीमीटर। और ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी है 26/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी दे रखा है 55/3 सेंटीमीटर, 55/3। ऑप्शन डी दे रखा है मुझे कितना बच्चों, 64/3 सेंटीमीटर। ये मुझे ऑप्शन दे रखे हैं और मुझसे बोला गया है कि भैया यहाँ पे ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, ए सी बी, ये वाला एंगल सी डी ए के बराबर है। ए सी इक्वल टू 8 और ए डी इक्वल टू 3, बी डी निकालना है। तो बेटा मैं सीधी सी जानता हूँ, इस तरह की बातें जब भी मेरे पास आती है ना तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भैया ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होने वाला है मेरे भाइयों किसके, ट्राइंगल ए बी सी। ये सिमिलर है ट्राइंगल ए सी डी के, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, किसी को यकीन ना हो तो मैं बता देता हूँ। ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये हमारा बड़ा ट्राइंगल। देखिए पहले तो दोनों में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी, ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर भी एंगल ए है और छोटे ट्राइंगल के अंदर भी एंगल ए है। एक मैंने आपको इक्वल दे रखा है क्या, एंगल ए सी बी, इस वाले ट्राइंगल का, ओरिजिनल ट्राइंगल का, बड़े ट्राइंगल का सी और इस वाले छोटे ट्राइंगल का डी। तो बड़े ट्राइंगल का सी और छोटे ट्राइंगल का डी, ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। कहानी खत्म। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ये हमको लगा देना। साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। अब अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो हमें क्या करना है भैया, हमें इन दोनों रेशियोज़ को काम में लेना है। ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। हमारा काम होने वाला भैया, ए बी जो है ना, ए बी ये है, पता नहीं है, अननोन है, तो ए बी को तो ए बी लिखेंगे। ए सी हमें पता है कितना बेटा, 8, ए बी अपॉन 8 इक्वल टू, यहाँ पे भी 8 लिखा और अपॉन में ए डी दे रखा है मुझे बेटा कितना, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से 8 जा 64, इस 8 को इधर ले जाओ, ए बी इक्वल टू 64/3। 8 को यहाँ ले जाते हैं, 8 जा 64, 3 वैसे डिवाइड में है तो 64/3, ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू। तो 64/3 सेंटीमीटर। अब भैया हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी डी का मतलब हमें ये निकालना है। अगर बी डी निकालना चाहते हैं बच्चों तो ए बी में से ए डी को माइनस कर दो, सीधी सी कहानी है यार। अगर हम बी डी निकालना चाहते हैं तो बी डी निकालने के लिए ए बी में से ए डी को माइनस करना पड़ेगा। ए बी कितना आया, 64/3, तो 64/3 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, किसको, मुझे माइनस करना पड़ेगा मेरे भाइयों। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बेटा। अपने को क्या करना है भाई, अपने को यहाँ पे निकालना है भैया बी डी। तो बी डी निकालने के लिए ए बी में से, बी डी को निकालने के लिए ए बी में से ए डी को माइनस करना पड़ेगा, ए बी माइनस ए डी करना पड़ेगा। तो बी डी इक्वल टू, ए बी कितना है बच्चों, 64/3, इसमें से माइनस करना है ए डी मैंने कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आगे की कहानी बड़ी सिंपल है, आपको पता लग चुका है बेटा कि यहाँ पे 3 है तो 3 3 जा 9, तो 64 - 9/3। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 64 - 9/3। 64 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे बेटा तो हमें पता है 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा,
तो आंसर आ जाएगा 55/3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है 54/3, तो यहाँ पे जाके मेरे भाइयों टिक कर देना है 54/3 पे। अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा आप थोड़ी सी, कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहानी आने वाली है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन के बारे में बात चल रही है। ऑफ द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस लाइन सेगमेंट का है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, मतलब जो लाइन सेगमेंट है ना उसके मैं एंड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मेरे भाइयों। जॉइनिंग पॉइंट्स, पहला पॉइंट है ए 4,5 और दूसरा पॉइंट है मेरे भाइयों बी -2,3 एंड बी -2,3 इज, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका नाम क्या है बेटा, ए बी। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मैंने आपके लिए ये एक लाइन सेगमेंट बना दिया बेटा ए बी। ये ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया बेटा 4,5 और ये बी के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया बच्चों आपके लिए -2,3। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हैं ऐसी लाइन होती है जो मिड पॉइंट से पास होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसका बनेगा वो इसके मिड पॉइंट से पास होगा। तो इस तरीके से आपके पास एक लाइन बनेगी मेरे भाइयों, तो हम उस लाइन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। सपोज हमने बोला कि वो लाइन है पी क्यू, तो भैया ये पी क्यू जो है ना इसकी इक्वेशन हमको बतानी है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इक्वेशन पूछी गई है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ऑप्शन है पहली, ऑप्शन नंबर ए 2x - y + 7 = 0, 2x - y + 7 = 0। ऑप्शन बी है बच्चों 3x + 2y - 7 = 0। ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी जो है वो दे रखा है दोस्तों 3x - y - 7 = 0। और ऑप्शन डी है 3x + y - 7 = 0। ये हमारे को दे रखी है मेरे भाइयों। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं ये एक काम करूं, मुझे यहाँ पे कहानी दे रखी है कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इस लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मुझे इक्वेशन लिखनी है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, इस लाइन सेगमेंट ए बी का ये मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो किससे जाएगा बेटा, वो मिड पॉइंट से जाएगा। तो मैं इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ और चेक करूंगा कि वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बच्चे बहुत सी बार ये सोचने लग जाते हैं कि सर ने ऐसा तो कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं कि लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हालांकि अगर आप 11th में होते हैं ना तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहाँ पे स्लोप वाला कॉन्सेप्ट काम में आता है, लेकिन यहाँ पे बेटा मैं आपको उसके बिना ही सिखा दूंगा। देखना कैसे मज़ा आने वाला है। हमने क्या बोला कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है आर से। तो आर क्या हो गया बेटा, आर जो है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है। आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अपन। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, तो 4 और प्लस करेंगे तो माइनस ही रहेगा, -2/2, कोमा y1 + y2/2, 5 + 3
अपॉन 2, 4 में से 2 जाएगा बेटा, 2 बचेगा, 2 को 2 से करेंगे 1, तो x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया मेरे भाइयों 1, 5 प्लस 3 कितना होता है बेटा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो r के कोऑर्डिनेट कितने आ गए मेरे भाइयों, r के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं 1,4, आर के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं भाइयों 1,4। अब मुझे चेक करना है कि 1,4 इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कितनी कमाल की बात है। आर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 1,4, तो हमें पता है आर जो है ना इस लाइन सेगमेंट ए बी पे भी है क्योंकि उसका तो मिड पॉइंट है ही सही, इसके अलावा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं 1 और 4 को पुट करके देखता हूँ कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लो बेटा मैं सीधा मेरे टारगेट पे आ गया, मैं ऑप्शन डी पे गया, x की जगह मैंने 1 रखा, जैसे मैंने x की जगह 1 रखा कितना आ गया 3, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, y की जगह कितना पुट करूंगा बेटा, y की जगह 4 पुट करूंगा, y की जगह 4 पुट किया, 3 प्लस 4 और माइनस 7, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 7 आंसर इज 0, RHS के बराबर आ गया। तो मैंने बेटा आपको सीधा टारगेट पे हिट करके बता दिया कि हमें इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। चलो इस क्वेश्चन की भी कहानी खत्म हुई बेटा। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आने वाला हूं अब मैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाहता है देखते हैं, उस पर भी फोकस करते हैं मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 32 में मुझसे कहा गया है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा ट्राइंगल का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का है, चलो ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बेटा एक मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है। बोला गया है कि एक ट्राइंगल है बच्चों आपके पास ए बी सी, ए यहाँ दिया हुआ है बेटा, बी यहाँ पे दिया हुआ है, सी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि बी सी पे एक पॉइंट है बच्चों आपके पास डी। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें बी सी का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, डी है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है बेटा ये जो डी है ये बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल मिड में है, ऐसे वैसा पॉइंट नहीं है, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ कोट वाई अपॉन कोट एक्स निकालो। कोट वाई अपॉन कोट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोट वाई अपॉन कोट एक्स। आप कहेंगे सर वाई क्या है और एक्स क्या है। मेरे भाइयों ये वाला यहाँ से पहले तो मैंने क्या किया, ए को डी से मिलाया, पहला काम तो मैंने ए को डी से मिलाया, मिलाने पे बेटा ये जो एंगल बना इसको तो बोला मैंने एक्स, और ये जो पूरा एंगल था ना मेरे भाइयों यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हमारा जो एंगल ए था इसको मैंने बोला वाई, ये पूरा एंगल, एंगल ए को तो मैं वाई बोल रहा हूँ, और इस वाले ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल में ए सी डी ट्राइंगल में एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी को मैंने एक्स बोला, छोटे ट्राइंगल में इसको मैंने एक्स बोला, और ओरिजिनल ट्राइंगल में मैंने पूरे एंगल ए को वाई बोला हुआ है, ठीक है। कोट वाई अपॉन कोट एक्स निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास बच्चों, ऑप्शन ए जो है वो दे रखा है 2, ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी है बेटा, ऑप्शन बी है मेरे पास 1/2, ऑप्शन सी है मेरे पास मेरे भाइयों 1/3, और ऑप्शन डी है मेरे पास 1/4। ये मुझे बोला गया है, ठीक है साहब। मुझे क्या करना है, मुझे ये एंगल राइट एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, अगर मुझे ये राइट एंगल दे रखा है तो बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो मुझे ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो पहले तो एक बार मैं छोटे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, फिर एक बार मैं ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। और छोटे ट्राइंगल में तो बेटा मैं क्या निकाल लूँगा, सीधा ही क्या निकाल लूँगा, इसके अंदर एक्स है, तो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें मैं निकाल रहा हूँ बच्चों कोट एक्स, कोट एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर, तो ये तो बन गया परपेंडिकुलर, और मुझे पता लग गया कि ये वाली साइड क्या आ जाएगी बेटा, ये बेस आ जाएगी। तो यहाँ पे कोट एक्स कितना आ जाएगा बेटा, सी डी अपॉन ए सी, कोट एक्स आ गया मेरे पास सी डी अपॉन ए सी, ठीक है भाई। कोट एक्स आ चुका है सी डी अपॉन ए सी। उसके बाद किसका नंबर आया, उसके बाद नंबर आया बेटा मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी का, इन ट्राइंगल ए बी सी, उसमें मैं निकालूंगा बच्चों क्या,
कोट वाई इन ट्राइंगल एबीसी में बेटा अगर मैं कोट वाई निकालूंगा तो मुझे बताइए ये पूरा एंगल वाई है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। ये पूरी साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं वाई के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोट वाई आ जाएगा। भाई फॉर्मूला हमें बताइए क्या होता है यहाँ पे बेटा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक मिनट बेटा। तो बेटा ट्राइंगल एसीडी में बात कर रहे हैं। ट्राइंगल एसीडी में क्या हो गया मेरे भाइयों, जब हम ट्राइंगल एसीडी के बारे में बात करेंगे तो एसीडी में बेटा ये एंगल, हमें छोटा वाला एंगल क्या दे रखा है, ये एक्स दे रखा है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या आएगी बेटा, परपेंडिकुलर। तो कोट एक्स निकालना है भैया। तो कोट एक्स निकालना है तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरे पास बेटा बेस। मैं जानता हूँ कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बेटा यहाँ पे, एसी। तो कोट एक्स कितना आ जाएगा, एसी अपॉन, और हमारा जो ये है परपेंडिकुलर वो कितना दे रखा है बेटा, सी डी, ए सी अपॉन सी डी। ये तो कोट एक्स की कहानी खत्म हुई। अब जब मैं कोट वाई के बारे में बात करूंगा, मतलब मैं एंगल वाई के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो मुझे पूरा ट्राइंगल ए बी सी लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में बेटा मैं क्या बोलूंगा, कोट वाई। कोट वाई, कोट वाई अगर बोलूंगा तो बेटा मुझे पता है ये पूरी साइड, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई अब इसको भूल जाओ आप। अब ये कहानी खत्म हो गई हमारी, ये वाली पिक्चर। अब हमें पता है कि हम ओरिजिनल ट्राइंगल एसीबी में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा एंगल वाई है, तो एंगल के सामने वाली पूरी साइड परपेंडिकुलर है। तो कोट वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और डेफिनेटली ये हमारा क्या रहेगा बेटा, बेस रहेगा। तो बेस तो क्या है हमारा, एसी, क्योंकि कोट होता है बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है बेटा बीसी, एसी अपॉन बीसी, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है बेटा कि मुझे यहाँ पे निकालना है कोट वाई अपॉन कोट एक्स। तो कोट वाई अपॉन कोट एक्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो दोनों को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कोट वाई है मेरे पास ए सी अपॉन बी सी, इसको मुझे डिवाइड करना है बेटा किससे, ए सी अपॉन सी डी से। ए सी अपॉन सी डी से डिवाइड करना है। तो पता लग गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आंसर आएगा ए सी अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय सी डी अपॉन ए सी, मल्टीप्लाई बाय सी डी अपॉन ए सी। ए सी से ए सी की ज़िंदगी खराब बेटा, सी डी अपॉन बी सी मेरा आंसर आया। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है ये जो बी सी है ना, ये बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका डबल है। क्यों, क्योंकि डी क्या है मेरे भाइयों, मिड पॉइंट है। डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मैं बी सी की जगह 2CD रखूँगा। तो आंसर आ जाएगा सी डी अपॉन, बी सी की जगह क्या लिखने वाला हूँ, बी सी की जगह लिखने वाला हूँ 2CD। बी सी के लिए लिख दिया 2CD। तो सी डी अपॉन 2CD, सी डी से सी डी की ज़िंदगी खराब, 1/2, 1/2, ऑप्शन बी इज़ राइट। ऐसे आते हैं बेटा मज़े। तो ये हमारे पास कहानी क्लियर हो गई, ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आने वाला है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 33। बेटा अब जो क्वेश्चन आया है ना, इससे आसान क्वेश्चन मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 33 इतना सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, पहले तो लिख देता हूँ आपके लिए, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, the smallest number by which 1/13 should be multiplied, 1/13 should be multiplied। 1/13 को किससे मल्टीप्लाई करें, सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन terminates after 2 decimal places, terminates after 2 decimal places, after 2 decimal प्लेसेस। डेसिमल के 2 प्लेस के बाद हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन में कहा गया द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13। पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, ये तो ऑप्शन से ही खत्म होने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से आप इसको खत्म कर देंगे। ऑप्शन ए है 13/100 कि 13/100 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑप्शन बी है बच्चों 13/10। ऑप्शन सी है 10/13, 10/13, और ऑप्शन डी है बच्चों 100/13, 100/13।
आपसे कहा गया है यार मेरे भाइयों कि 1/13 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1/13 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका जो नंबर आए ना, so that its decimal expansion terminates after 2 places of decimal। जो रिजल्टिंग नंबर है वो डेसिमल की 2 स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो बेटा मुझे तो यूं ही दिख रहा है 1/13 को किससे मल्टीप्लाई करें, इन चारों में से। मैंने बोला कि भैया इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे, ऑप्शन ए से, 13/100 से। ऐसा क्यों, ताकि 13 से 13 की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, आंसर आ जाए 1/100। और अगर 1/100 मेरा आंसर है तो डेफिनेटली नीचे अगर 2 जीरो होती है तो 2 डिजिट के बाद बेटा पॉइंट आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। तो यहाँ पे पता लग गया कि डेसिमल की 2 प्लेस के बाद, 2 स्टेप के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटा किससे, ऑप्शन ए से, 13/100। तो यहाँ पे जाकर टिक कर देना है। तो इतने सीधे सीधे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि किसकी क्या औकात है, किसको कितना जल्दी करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का तो बेटा स्वागत है, इनका तो ज़िंदगी में स्वागत है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो सबसे पहले तो आप उसी को हिट करना मेरे भाइयों, कि भैया सबसे पहले तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब चलते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, थोड़ा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो इसमें आपसे बोला गया है साइड्स ए बी एंड बी ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ऑफ अ राइट ट्राइंगल ए बी ई। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों ए बी। एक काम करता हूँ, फिगर बना देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है बच्चों ए बी। फिगर से आपको मेरी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ ए है, बी पे बच्चों राइट एंगल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये ई है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको दे रखा है ए बी। साइड्स ए बी, ये जो ए बी है इसकी जो लेंथ दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ये ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों मुझे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर पूरा। तो ए बी कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे साथ साथ क्या पता है, बी भी पता है, वो कितना है बेटा, 8। बी ई, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर मुझे पता है। मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल की मुझे ये वाली साइड पता है 16, ये वाली साइड पता है 8। कहा जा रहा है कि यहाँ पे द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर बन सकता है, फिगर है हमारे पास, तो फिगर हमारे को दे रखा है इस तरीके से। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर बन सकता है ना, पहली बात तो बेटा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये दे रखा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर का नाम दे रखा है एफ डी जी बी, ठीक है। स्क्वायर का नाम दे रखा है बच्चों एफ डी जी बी। ये वाला पॉइंट एफ है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट जी है, और ये तो पहले से हमारे पास बी है। तो ये जो लार्जेस्ट स्क्वायर इसके अंदर बन रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी ई। इस स्क्वायर की साइड निकालनी है आपको मेरे भाइयों इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहा है, ये जो अंदर आपके पास लार्जेस्ट स्क्वायर बन रहा है, इस लार्जेस्ट स्क्वायर की साइड की आपको लेंथ निकालनी है। और आपको मेरे भाइयों ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 32/3, सब कुछ सेंटीमीटर में है। और ऑप्शन बी है 16/3। ऑप्शन सी है बच्चों 8/3। और ऑप्शन डी मैंने आपको दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ये सब कुछ आपको मैंने सेंटीमीटर में दे रखा है। तो मुझे बताना है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो लार्जेस्ट स्क्वायर बन रहा है ना, इसकी साइड की लेंथ क्या आनी चाहिए। तो मैंने देखा यार भाइयों, सबसे पहले तो अगर ये स्क्वायर है तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये एंगल 90, ये 90, सारे एंगल 90 आएंगे। ये एंगल 90 तो डेफिनेटली ये भी 90 आएगा, ये एंगल 90 आएगा, ये 90 आएगा, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल ये भी कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। अब मुझसे यहाँ कहा जा रहा है कि भैया इस स्क्वायर की साइड निकालो। तो मैंने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। मुझे पता है कि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या होती है मेरे भाइयों, पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। इसका मतलब ये जो एफ डी है ना, ये बी जी के पैरेलल आएगी। बी जी के पैरेलल है तो बेटा पैरेलल लाइन को कितना भी आगे लेके जाओ पैरेलल ही रहेगी। तो ये एफ डी किसके पैरेलल हो गई बेटा, बी के। तो यहाँ पे पता लग गया ये तो एफ डी है बेटा, और ये है बी ई। ये दो पैरेलल लाइन है बेटा, ये एफ डी, ये बी ई। इनको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है मेरे भाइयों, देखिए आप बड़े आराम से, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है।
अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसी कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं मेरे भाइयों कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसका नाम नहीं पता, आप एक काम करिए, इसका नाम दे दीजिए 1, और ये एंगल नहीं पता, इसका नाम दे दीजिए 2। एंगल 1 बराबर एंगल 2 आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आपको समझाने के लिए पूरी बात बता रहा हूँ। तो पहली बात तो ये हो गई कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक। उसके बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये एंगल 90 डिग्री आएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा। लॉजिक आपको बताइए, मैंने अभी बताया ही रिसेंटली बच्चों। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल को, ये आपको स्क्वायर के बेटा ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल दिख रहा है और स्क्वायर के साइड में एक ट्राइंगल दिख रहा है। मैं इन दोनों को सिमिलर कर दूंगा और मैं इस क्वेश्चन की कहानी खत्म कर दूंगा। तो स्क्वायर के ऊपर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, कौन सा? ट्राइंगल AFD। और मुझे नीचे की तरफ बेटा एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? ट्राइंगल DGE। ट्राइंगल AFD और यहाँ पे दिख रहा है एंड ट्राइंगल, कौन सा? DGE। ये दो ट्राइंगल मुझे नज़र आ रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर करने वाला हूँ। कैसे बेटा? इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल F, इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल F, इस वाले ट्राइंगल में एंगल G के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं बेटा? 90 डिग्री। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अभी मैंने रिसेंटली आपके सामने वहाँ पे लिखा था, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है। तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है, तो बाय मतलब बाय डबल ए सिमिलैरिटी, तो बाय ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल AFD सिमिलर, ट्राइंगल AFD सिमिलर ट्राइंगल DGE। मज़ा आ गया भैया। AFD DGE के सिमिलर आ गया। F के साथ बेटा G है, बिल्कुल सही है, और यहाँ एंगल 1 एंगल 2 के साथ है। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे भाइयों सिमिलर हो गए। स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अपन रिजल्ट अप्लाई करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बेटा अब ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आएगी। डेफिनेटली हम लिखेंगे AF अपॉन DG इक्वल टू FD अपॉन GE, FD अपॉन GE इक्वल टू AD अपॉन DE, इक्वल टू AD अपॉन DE। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लिख दिया भैया हमने लिख दिया AF अपॉन DG, AF अपॉन DG इक्वल टू FD अपॉन G इक्वल टू AD अपॉन DE। तो मेरे भाइयों हमारी कहानी होने वाली है। यहाँ पे पता लग गया कि FD जो है ना, ये तो क्या है बेटा? ये इसकी साइड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको 8 दे रखा है। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे ये नहीं पता AF क्या है बेटा, AF यहाँ से ये है और BF जो है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया बेटा? ये देखिए AF अपॉन DG, इस वाले रेशियो को मैंने बराबर कर दिया बेटा। तो बच्चों जो प्रोपोर्शनलिटी का रिजल्ट है वो आपके सामने तैयार है। अब हमें क्या करना है? हमें बोलना है AF अपॉन DG इक्वल टू FD अपॉन G इक्वल टू AD अपॉन D। मुझे पता है भाइयों कि मेरे को A से लेके B तक पता है, मुझे AF नहीं पता। और ये वाला जो पार्ट है ये BF, ये क्या है? ये स्क्वायर की साइड है। निकालनी क्या बेटा? क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड निकालनी है। स्क्वायर की साइड को आप x मान लीजिए। तो बेटा अगर ये x है तो डेफिनेटली ये भी x आएगा, ये भी x आएगा और ये भी x आएगा, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैं इन दोनों रेशोज़ को इक्वल करके अपने क्वेश्चन को ख़त्म करने वाला हूँ। मुझे पता है AF कैसे निकलेगा बेटा? अगर मुझे AF निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक AB है, AB में से मुझे BF को माइनस करना पड़ेगा। AF निकालने के लिए, ये निकालने के लिए मुझे टोटल में से BF को माइनस करना पड़ेगा। टोटल मुझे 16 पता है मेरे भाइयों, और BF जो है स्क्वायर की साइड है उसे मैं x मान चुका हूँ। तो 16 माइनस x और अपॉन में DG क्या है मेरे भाइयों? DG भी x है, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, इक्वल टू FD कितना है बेटा? FD वापस आपके पास स्क्वायर की साइड है जो कि x है, डिवाइडेड बाय GE बेटा ये रहा। अगर GE निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, 8 में से आपको BG को माइनस करना पड़ेगा। मतलब कहानी क्या आ जाएगी? 8 माइनस एक्स। ये आ गई हमारी कहानी 8 माइनस एक्स। एकदम शानदार हमारे पास इक्वेशन तैयार हो चुकी है। यहाँ दिया है 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स। क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट और क्वेश्चन की कहानी ओवर कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ बेटा। यहाँ पे दे रखा है 16 माइनस एक्स, इसको तो मल्टीप्लाई करना है किससे? 16 माइनस एक्स को तो 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर।
मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता लग गया 16 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 8 जा 128 होता है, 16 8 जा 128। 16 को x से करूँगा तो बेटा माइनस का 16x, 8 को x से करूँगा तो माइनस का 8x, माइनस एक्स मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में भी एक्स स्क्वायर दे रखा है। इन दोनों की तो बेटा हो गई ज़िंदगी ख़राब। -16 -8 दोनों नंबर बेटा माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 128 माइनस 24x, क्योंकि 16 में अगर मैं 8 को प्लस करूँगा बच्चों 24 आएगा, तो 128 माइनस 24x इक्वल टू 0। 24x उधर चला जाएगा, तो 128 इक्वल टू 24x। अब क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। 128 के अपॉन में 24 चला जाएगा, तो हम 4 से कट कर देते हैं बेटा। 4 से कट हो जाएगा, ये कितनी बार, ये 3 और ये 2 32, और ये 6 बार 32 अपॉन 6, 32 अपॉन 6। अभी फिर ये 2 से कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, तो ये 2 से 16 बार कट हो जाएगा, ये 3 बार कट हो जाएगा, 16/3 सेंटीमीटर। अब चेक करना है कि ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, 16/3। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी स्टैंड्स फॉर 16/3। कहानी खत्म, 16/3 हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था बच्चों, करने में मज़ा आया होगा, आपको भी देखने में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो 16/3 ऑप्शन बी पे जाके हमें टिक कर देना है। ये हो गई बेटा हमारी कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 भी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कहता है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे बोला गया है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए बेटा, इसको मैं आपके सामने फिगर बनाऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा, फिगर बनाने से आपको बड़ा शानदार लगेगा। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट के मैं आपको नाम बता देता हूँ। एंड पॉइंट है बेटा R और S। एक लाइन सेगमेंट है बेटा RS। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट क्या है, एक R है एक S है। R के कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिए बेटा -1,3। क्वेश्चन देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, लिख नहीं रहा। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बेटा RS। लाइन सेगमेंट RS के एंड पॉइंट है R और S। R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और S के कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे रखे हैं 9,8। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक पॉइंट है जो इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट है बेटा इस लाइन सेगमेंट RS पे, कहीं पे एक पॉइंट है K। मैंने बोला सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो पॉइंट एक पॉइंट है P, हमारे पास बेटा एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट RS को K/1 में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट RS पे एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाला पार्ट K है, ये वाला पार्ट बच्चों 1 है। इफ P लाइज ऑन द लाइन, और ये जो पॉइंट है ना P, ये एक लाइन पे भी लाई कर रहा है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इफ P लाइज, ये जो P है ये जिस लाइन पे जाके झूठ बोलता है ना बेटा, मतलब मजाक कर रहा हूँ मेरे भाइयों। इफ P लाइज ऑन द लाइन, जिस लाइन पे ये लाई कर रहा है, इफ P लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे, x - y + 2 = 0, इस वाली लाइन पे ये पॉइंट P लाई कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ K। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों बहुत अच्छे से करवाया आप लोगों को। देन वैल्यू ऑफ K इज, K की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है बच्चों 1/2, और ऑप्शन सी है 1/3, और ऑप्शन डी है मेरे भाइयों 1/4। ये ऑप्शन मैंने आपको दिए। मज़ा आने वाला है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करवा रखा है। तो देखो, आपसे बोला जा रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है आपके पास RS। इस लाइन सेगमेंट RS पे बच्चों आपके पास एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड कर रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला से हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने हैं, मुझे नहीं पता इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, अननोन है, मैंने बोल दिया A, B। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई है, इसलिए मैंने A, B लिया। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, मेरे को x कोऑर्डिनेट नहीं पता, x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट B है, तो मैं इन्हें निकाल सकता हूँ बच्चों। कैसे? A को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला फिक्स होता है, एक बार याद करा देता हूँ। x कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला था m1 x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पे बेटा हमने x कोऑर्डिनेट क्या बोला हुआ है, a बोला हुआ है, तो a कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। तो a को निकालने के लिए क्या करूँगा, a इक्वल टू m1 की जगह बेटा क्या है k को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 9k प्लस m2x1 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -1 से तो माइनस का 1 ही आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ -1 और अपॉन में बेटा k प्लस 1। ये तो मेरे पास a आ चुका है, x कोऑर्डिनेट आ चुका है इस पॉइंट का। अब इसी पॉइंट का अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो b के लिए क्या करूँगा, m1y2 k को मल्टीप्लाई करूँगा बेटा 8 से 8k प्लस m2y1 तो 1 को 3 से करूँगा तो बेटा 3 आएगा और अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो a है, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो b है। a और b दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, k पे डिपेंड कर रहे हैं और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, k की निकालनी है। तो सबसे मज़ेदार काम क्वेश्चन में ये हुआ, हमसे कहा गया है ये जो पॉइंट है ना p इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो बेटा अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है ना तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब आपको x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है और आपकी ज़िंदगी में मज़ा आ जाना है उसके बाद। तो x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है बेटा ये कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो वहाँ पे तो कुछ लिखना नहीं, अपने समझने की बात है, वहाँ तो टिक कर देना है। तो अपने को क्या करना है कि भैया ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई कर रहा है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। करवाना स्टार्ट करते हैं। a की जगह लिखेंगे 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। ये मैंने बेटा x के प्लेस पे लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगाऊंगा। जब भी माइनस वाला नंबर होगा हमेशा ब्रैकेट में काम करता हूँ, आपको पता ही है मेरी आदत। b की जगह लिखूंगा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और प्लस में 2 है बेटा तो प्लस में 2 लिख दिया इक्वल टू 0। चलो ये हो गई हमारी कहानी। अब इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करने का काम स्टार्ट करना है बेटा, तो सारी चीज़ें आपको ऊपर दिखा देता हूँ क्योंकि सब कुछ तो मैं कर चुका हूँ, बस सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने ऊपर तैयार है। ये बेटा इक्वेशन बन चुकी है हमारी 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। डिनोमिनेटर k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अपन ने 1 लगा दिया। एलसीएम आ गया मेरे भाइयों कितना, k प्लस 1। एलसीएम आ चुका है मेरे पास k प्लस 1, तो एलसीएम लिख देता हूँ मेरे दोस्तों k प्लस 1। ये एलसीएम आ गया, ठीक है साहब। k प्लस 1 से k प्लस 1 निमट जाएगा, 9k माइनस 1 ऐसा कैसा लिख देते हैं। फिर यहाँ बेटा माइनस है, माइनस ही रहने देते हैं, k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्या 8k प्लस 3। ठीक है साहब, ये आ गया 8k प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा किससे, k प्लस 1 से, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ही लिखेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। k प्लस 1 को 0 से करेंगे, k प्लस 1 की ज़िंदगी खराब, न्यूमरेटर में है जो वही हमारे पास रह जाएगा। अब सॉल्व करते हैं बेटा, 9k माइनस 1 माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k और प्लस 2 और इक्वल टू 0। k वालों को एक साथ ले लो मेरे भाइयों, 9k में से 8k जाएगा, k बचेगा, k में 2k प्लस करेंगे 3k आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए जैसे मैं करता हूँ, तभी तो मज़ा आएगा वहाँ पे। तो ये देखिए माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, दोनों माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, तो 3k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो k की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों 2/3। तो कहाँ पे जाके टिक कर देना है, ऑप्शन ए पे जाके टिक कर देना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए मिल चुका है 2/3। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ये भी ओवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं बच्चों कि 36 हमसे क्या करवाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाके फोकस करते हैं। ठीक है साहब, कैसा भी क्वेश्चन आए हमारा काम है इसको करना। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर मैं आपके लिए बना देता हूँ, ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है मेरे भाइयों, ये रहा मेरे भाइयों स्क्वायर। तो हमसे कहा गया है इन द गिवन फिगर, नाम ऊपर से दिए गए हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है साहब,
ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा जा रहा है बच्चों विद ई एफ जी एच एज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अच्छा, साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं। ए बी का मिड पॉइंट है मेरे भाइयों ई, इसका मिड पॉइंट है एफ, इसका मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों जी, और इसका मिड पॉइंट है मेरे भाइयों एच। ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी है। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है सीक्वेंस में ही चलना है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब ये शेडेड पोर्शन कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है आपके लिए मेरे भाइयों। ये पहले तो ये इसको इससे मिला दिया ताकि आपको बता दूंगा कि इसका रोल क्या है। इस तरीके से मेरे भाइयों एक कहानी चल रही है। ये अब और अच्छा लगेगा आपको। ये लो, मतलब ये एक सेमी सर्कल बन गया है और नीचे की तरफ कहानी कुछ क्वाड्रेंट स्टाइल की है। ये लो साहब, ये लो साहब, ये लो। और आपको बेटा ये वाला पोर्शन मैंने शेडेड कर रखा है। एक तो ऊपर वाला सेमी सर्कल और एक बेटा ये जो इस तरीके से ये जो बन रहा है ना बेटा, ये डिज़ाइन में जो बन रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट, ये मेरे भाइयों ये कहानी करनी है बेटा। हमें बताना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आएगा। ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है बेटा, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ऑप्शन हमारे को यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 44, सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्योंकि एरिया के बारे में आप जानते हैं यार, ठीक है। ऑप्शन ए है स्क्वायर की जो साइड है बता देता हूँ। स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ए बी अगर मैंने 14 लिखा है तो सारी की सारी साइड कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। और ऑप्शन बी दे रखा है बेटा 49, ऑप्शन सी दे रखा है 98 और ऑप्शन डी जो है वो दे रखा है 49 π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है बच्चों 49 π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मुझे दे रखे हैं बच्चों। तो पहली बात तो ये, कुछ भी दो, पहले तो मुझे क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में मुझे करना क्या है। मैंने देखा कि यार यहाँ पे ऊपर की तरफ ये शेडेड है और नीचे की तरफ ये वाला पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने की सबसे स्मार्ट ट्रिक क्या है। सबसे स्मार्ट ट्रिक मैंने देखा, मैंने चेक करके देखा कि यार मुझे ना एक तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। ये ऊपर की तरफ ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, एक तो मुझे इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए। अब ये एच एफ जो है ना, एच एफ बेटा किसके बराबर आएगा, एच एफ जो है वो ए बी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये एच एफ जो है ये इसके ही तो पैरेलल है और ये भी क्या एक तरीके से साइड ही तो है, तो हमें ये तो पता लग गया ये जो एच एफ है एच एफ ए बी के बराबर ही आएगा। एच एफ क्या है, एच एफ इस वाले सेमी सर्कल का क्या हो गया मेरे भाइयों, डायमीटर। क्यों? क्योंकि एच मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो 14 था ये वाला पार्ट 7 रह जाएगा, ये वाला पार्ट भी 7 रह जाएगा। तो ये जो टोटल जो लेंथ है ना मेरे बच्चों, एच एफ भी कितना आएगा, एच एफ भी 14 आएगा। तो मुझे कहीं पे भी जहाँ पे इसका सेंटर है, मुझे ये बात पता लग गई कि इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है, इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है, मैं इसको आर बोल रहा हूँ, वो आएगी मेरे भाइयों कितनी, 7 सेंटीमीटर। ऊपर वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है साहब। तो इसका तो मैं एरिया निकाल दूंगा कैसे, 1/2 पाई आर स्क्वायर करके, कि भैया 1/2 पाई आर स्क्वायर अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे पर्टिकुलरली ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो मैंने करना स्टार्ट किया, 1/2 पाई की जगह लिखा 22/7 और आर कितना बच्चों, आर आपके सामने है 7। 7 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 बार 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी सिर्फ किसका आया, ये इस वाले सेमी सर्कल का आया। अब आप कहेंगे सर अपने को तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बन रही है ना सर, ये जो डिज़ाइन बन रही, इसके नीचे वाली ये जो डिज़ाइन, इसका भी तो एरिया निकालना है और वो एरिया यहाँ पे प्लस करना है। तो मैंने देखा यार कि अगर इस स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं तो हाफ स्क्वायर ऊपर है, हाफ स्क्वायर नीचे है, क्योंकि एच और एफ मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ऊपर भी आपके पास हाफ स्क्वायर है, नीचे भी हाफ स्क्वायर है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इस हाफ स्क्वायर के एरिया में से
इधर की तरफ बेटा ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना आपको, ये एंगल 90 है, तो ये एक क्वाड्रेंट बन चुका है। और सेम कहानी यहाँ पे भी हो चुकी है। और ये दोनों क्वाड्रेंट क्या है, ये दोनों क्वाड्रेंट कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ क्या है, बराबर है। और कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, और ये भी पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, क्योंकि जी पे मिड पॉइंट है। तो मुझे इस क्वाड्रेंट की रेडियस पता है कितनी, 7। और मुझे ये कहानी पता है कि ये दोनों क्वाड्रेंट क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट। तो क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो होता है बच्चों 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने क्वाड्रेंट हैं यहाँ पे, 2 क्वाड्रेंट है। तो दोनों क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई आर स्क्वायर। पहले तो आप क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दीजिए, इसका और इसका। 2 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये 2 से 4 की कहानी 2 बार खत्म हो जाएगी। आंसर आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है बच्चों, वापस वही 22/7। और रेडियस आपकी वही कहानी चल रही है। रेडियस कितनी दे रखी है मैंने आपको, 7 दे रखी, तो 7 × 7 करेंगे, वही 7 से 7 कट जाएगा। 2 से 22 वापस आपका 11 बार 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का मिला के भी बेटा हमें पता, मुझे तो पहले से ही पता था कि 2 क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट मिलके क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। तो जो पहले सेमी सर्कल का है 77, अभी भी तो वही आना था, लेकिन आपकी खुशी के लिए चलो ये भी कर दिया। अब क्या करना है बेटा, अपने को निकालना तो इस डिज़ाइन का है एरिया, ये डिज़ाइन। तो मैंने क्या किया, ये जो नीचे की तरफ आपको हाफ स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, इस हाफ स्क्वायर में से मैंने दोनों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया। जैसे ही देखिएगा, एक बार फोकस करिएगा, जैसे ही इस हाफ स्क्वायर में से, इस हाफ स्क्वायर में से अगर मैं इन दोनों चीज़ों को हटा दूँ तो यही वाली तो चीज़ मिलेगी। तो ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ऊपर वाला जो शेडेड रीजन है ना, उसको A1 बोल दो, नीचे वाला जो शेडेड रीजन है उसको A2 बोल दो। तो एरिया A2, एरिया ऑफ A2, इस A2 शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर, तो उसका हाफ करूंगा 1/2। और इसके बाद कहानी मेरी क्लियर है। स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी बेटा, 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो उसका हाफ करना है, तो 196 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, 1 बचेगा बेटा 98। तो 98 आ चुका है इस वाले हाफ स्क्वायर का एरिया। हाफ स्क्वायर के एरिया में से मुझे किसको माइनस करना है बेटा, 77 को माइनस करना है। तो 98 में से 77 को माइनस कर देता हूँ, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा बच्चों, 2 बचेगा, 21। कितना आया बेटा, 21। तो इस A2 का एरिया, A2 का एरिया आ गया बच्चों 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 का एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। A1 का एरिया आपके सामने कितना, 77। दोनों को प्लस कर देना है, आप लिखेंगे A1 + A2। A1 है 77, A2 है 21, 7 + 1 8 और 7 + 2 9, 98। ऑप्शन सी पे जाके टिक कर देना है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ चुका है। ठीक है साहब, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ कि नया क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाहता है। ठीक है भाई, तो जो हमारा नया क्वेश्चन है उसमें हमारे को कुछ ओलंपिक रिंग्स दी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा क्वेश्चन है, देख के बड़ी खुशी हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा नया लगा बेटा, मज़ा आएगा आप सभी को भी। तो आपके सामने लेके आने वाले हैं बेटा इस क्वेश्चन को भी, कि ये क्या कहना चाहता है हमसे, इसकी भी कहानी ख़त्म करें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 37, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। बेटा 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल को मिला के मैंने क्या किया, ओलंपिक रिंग्स बनाई। तो आपके सामने फिगर बना देता हूँ। जैसे ये बेटा पहला सर्कल है, फिर मेरे भाइयों ये एक और सर्कल है थोड़ा गैप इनके बीच में, फिर ये एक और सर्कल है भाइयों। तो 3 सर्कल बनाए, तीनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। शेप अगर थोड़ी ऐसी हो भी जाए तो भी बेटा बुरा मत मानना, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट मानना पड़ेगा। ये बनाया बेटा मैंने नेक्स्ट सर्कल, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा मैंने ये एक और सर्कल बनाया आपके लिए। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फिगर में आपको इस तरीके से दे रखा है कि गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स। ये ओलंपिक रिंग्स की पिक्चर है, ठीक है।
और कहा जा रहा है कि 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल को लेके आपने बनाया और इनकी जो रेडियस है, मज़ा आ गया, इतनी बढ़िया रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर। मतलब इसकी रेडियस, इसकी सभी की जो रेडियस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है भाई। आगे आपसे कहा जा रहा है they are intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles। देखिए, chord formed by joining the point of intersection of two circle। देखिए बेटा, यहाँ पे फोकस करिए, ये पहला सर्कल, ये एक और सर्कल बनाया, इन दोनों सर्कल ने एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। इसने यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, क्योंकि हम जानते हैं सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो बेटा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पे जो कोड बन रही है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन को मैं लिखता बहुत बड़ा हो जाता। हमसे क्या कहा जा रहा है, ये 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है बना दिए, ये इस तरीके से फिगर में दे रखा था। फिर क्या बोला कि ऐसे जो सर्कल, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है या ये कर रहा है या ये कर रहा है कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इधर बात करेंगे तो इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, इधर बात करेंगे तो भाइयों इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोड बन रही है, तो ये कोड बन रही है, इस कोड का मैंने नाम दे दिया ए बी। इस कोड का मैंने नाम दे दिया भाइयों यहाँ पे ए बी। कहा जा रहा है द कोड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा मजाक हो गया बेटा, इस कोड की लेंथ भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। इस कोड की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इस सर्कल का मुझे कहीं ना कहीं जाके सेंटर होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा कि इस वाले सर्कल का सेंटर ओ है। अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूं और ओ को बी से ज्वाइन कर दूं तो डेफिनेटली मेरे भाइयों ये जो ट्राइंगल बनाना, ये पता है क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों आपको पता है ओ ए कितना है, 1 सेंटीमीटर, ओ बी भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, और कोड की लेंथ भी मैंने कितनी दे दी, 1 सेंटीमीटर। तो बेटा इस ट्राइंगल की तो तीनों साइड ही बराबर हो गई। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है वो इक्विलेटरल है। तो मैं आपको अब बोलता हूँ क्वेश्चन में निकालना क्या है। Find the total area of all the dotted region assuming the thickness of the rings to be negligible। रिंग की जो थिकनेस है उसको कुछ मानना ही नहीं है, और जो डॉटेड पोर्शन है ना मेरे भाइयों, वो डॉटेड पोर्शन आपको दे रखा है बच्चों, ये मैंने बनाया, ये वाला पोर्शन। ये मतलब ये कोड को अगर आप हटा देंगे तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये डॉटेड पोर्शन है मेरे दोस्तों। ये डॉटेड पोर्शन मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पे भी ये डॉटेड है, यहाँ पे भी ये डॉटेड है भैया, ये डॉटेड पोर्शन है। ये लो साहब, मतलब 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बेटा मैंने आपको डॉटेड दे रखा है। और इसके ऑप्शन बड़े प्यारे प्यारे हैं मेरे भाइयों। इसके जो ऑप्शन है वो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है साहब, देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कितने प्यारे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मेरे भाइयों हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो बेटा ये डॉटेड जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस डॉटेड पोर्शन का एरिया निकालना है। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। पहले ऑप्शन देखिए क्या कहना चाह रहा है ये ऑप्शन, जो है वो है 4 ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 12 माइनस √3/4, और पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा एरिया उसी में आएगा और बात सेंटीमीटर में चल रही है। ऑप्शन बी क्या कहा गया है, ऑप्शन बी कहा गया है ब्रैकेट में है बेटा पाई/6 माइनस √3/4। ऑप्शन सी में मुझसे बोला गया है 4 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है पाई/6 माइनस √3/4। और ऑप्शन डी में मुझे कहा गया है बेटा कि 8 बाहर है, 8 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है पाई/6 माइनस √3/4। ये कहानी बेटा मुझे बताई गई है मेरे ऑप्शंस में। एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन ए यही है,
ऑप्शन बी भी यही है मेरे भाइयों, और ऑप्शन सी भी यही है। आपको इतना मज़ा आने वाला मेरे भाइयों ज़िंदगी में। मैं हर बार कहा करता था जब भी मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाता था कि बेटा मेरा एक फॉर्मूला है जो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ अपनी कोचिंग की बुक्स में या आर डी शर्मा वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं उनमें लिखा हुआ है। सेगमेंट का एरिया निकालने का मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था। मैंने आपसे कहा था भाइयों कि कभी भी अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप ज़िंदगी में मज़ा कर सकते हैं मेरी स्टाइल में। एक फॉर्मूला बताया था बेटा, आर स्क्वायर को मैं बाहर रखता था, ब्रैकेट के अंदर बोलता था पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बोला करता था बच्चों। याद आ गया होगा तो मज़ा आ गया होगा ज़िंदगी में। आप कहेंगे सर आपने ये क्यों लगाया, क्योंकि जैसे ही मैं ये ए को बी से मिलाऊंगा ये कोड बन गई। तो आप जानते हैं कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो बेटा जो पिक्चर इधर हो रही है वही पिक्चर उधर भी हो रही है, तो ये कितने सेगमेंट हो गए, 2। और सेम कहानी यहाँ पे भी कितने सेगमेंट हो गए, 2 4। फिर सेम कहानी यहाँ पे जैसे ही इन दोनों को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे भी 2 सेगमेंट हो गए और यहाँ पे भी 2 सेगमेंट हो गए। तो टोटल कितने सेगमेंट हो गए, 8 सेगमेंट हो गए मेरे पास। और आठों के आठों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो कहानी क्लियर है कि कोड की लेंथ 1 है और रेडियस भी 1 है। इसका मतलब ये 8 के 8 सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये एक सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला था। कितने सेगमेंट का एरिया निकालना है, 8 का। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो हाथ के हाथ और ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर और पूरा फॉर्मूला अंदर। आर कितना है बेटा, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसकी तो कहानी खत्म। तो यहाँ तो 8 रह गया, 8 मल्टीप्लाई बाय पाई जो है मेरे भाइयों वो आपको पाई ही रखना है, क्योंकि देखिए आप सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, हर ऑप्शन में आपको पाई के फॉर्मेट में आंसर दे रखा है। तो मेरे भाइयों देखिएगा हर ऑप्शन में आपको पाई के फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, तो पाई को अपन एक काम करते हैं पाई ही रख लेते हैं। तो आर स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। पाई को पाई रखा, ये मैंने पाई को पाई रखा। थीटा कितना आएगा, अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं थीटा कितना आएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है दोस्तों, 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा की जगह तो 60 रख देना है और अपोन में ये चल रहा है मेरे भाइयों 360। तो पाए 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, थीटा कितना है दोस्तों 60। 60 का हाफ करेंगे कितना आएगा 30। तो यहाँ क्या लिखूंगा साइन 30 माइनस साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कोस 30। ये मेरे पास आ चुका है। अब क्या करता हूँ बेटा, ये जो कैलकुलेशन मैंने पूरी आपको बताई ना इसको ऊपर की तरफ जाके सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि फिगर का यूटिलाइजेशन तो अब सारा खत्म हो चुका है। फिगर का जो भी यूटिलाइजेशन करना था वो हम कर चुके हैं बच्चों। अब आंसर ही आंसर है हमारी ज़िंदगी में। अब आप देखना 8 तो अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा बेटा, ये 8 आ गया, ये हमने बनाया वापस हमारा ब्रैकेट। पाई पाई रखना है, 60 अपॉन 360, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 अपॉन 36। तो अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, तो ये बन गया पाई बाई 6। तो ये बन गया पाई बाय 6 माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कोस 30, कोस 30 वही होता है जो हमारा साइन 60 होता है। तो कोस 30 कितना आ जाएगा √3/2। तो ये आ गया हमारा कोस 30 √3/2। तो देखिए बच्चों 8 तो अपनी जगह ऐसा कैसा ही है, ये आ गया पाई बाई 6 अपनी जगह है, और √3 को 1 से करेंगे √3 और 2 2 जा 4, √3/4। तो आंसर आया हमारे पास क्या, 8 ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 6 माइनस √3/4। स्वागत है आपका, यहाँ पे जाके डी ऑप्शन पे टिक कर देना है, कहानी खत्म। तो देखो लगने में कैसा लग रहा था कि अरे यार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, ओलंपिक रिंग और ऐसा वैसा जो कुछ भी है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, सर्कल में तो ले दे के 2 ही चीज़ें लगेगी यहाँ पे आपके पास, सेक्टर या सेगमेंट। चलो इसकी भी कहानी ख़त्म करी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 पे, कि वो क्या कहना चाहता है हमसे, क्या करवाना चाहता है ज़िंदगी में। ठीक है भैया 38 को भी करेंगे जब इतने ही कर लिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो कह रहा है, 38 थोड़ा सीधा बच्चा लग रहा है मुझे। वो कह रहा है इफ़ 2 and 1/2 आर द जीरोज। मैंने कहा था ना बेटा सीधा है, इफ़ 2 and 1/2 आर द जीरोज, 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ, 2 और 1/2 जीरोज है किसके, px स्क्वायर
जीरोज है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। भाई देखिए जैसे एक्स स्क्वायर का पता लगा, मुझे पता है कि यार ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो 2 और 1/2 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। देन मुझे बताना है क्या चीज़ सही हो सकती है। ऑप्शन है P इक्वल टू आर इक्वल टू 2, पी और आर दोनों 2 के बराबर हैं। ऑप्शन बी P इक्वल टू आर इक्वल -2, पी और आर दोनों बराबर है और दोनों -2 हैं। ऑप्शन नंबर सी P जो है वो तो 2 है और R जो है वो -2 है। ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर डी उल्टा कर दिया, P जो है वो -2 है और R जो है वो 2 होना चाहिए, ये हमसे कहा गया है भाइयों यहाँ पे। तो इस तरह की पिक्चर अगर हमारे को दी गई है तो पहली बात तो ये है कि 2 और 1/2, 2 और 1/2 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो बेटा अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो हम बोलते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो रिलेशन पढ़े थे बड़े प्यारे, एक तो सम ऑफ जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लगा लेते हैं ना क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने बोला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करवा देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे p है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू तो आ गई p। हमेशा ये काम करना, अगर आपने ये काम किया कभी गलत नहीं होगा। x का कोफिशिएंट b होता है और जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो फटाफट ही पता लग जाता है कि यार ये a है, ये b है और ये c है, कहानी खत्म। तो a की वैल्यू p है, b की वैल्यू 5 है और मेरे भाइयों c की वैल्यू q है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा पता है बेटा कितना, 2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस की जगह माइनस। बी क्या आएगा बच्चों, बी हमारे पास 5 है और अपॉन में पी आएगा। 2 प्लस 1/2 बेटा, 2 में 1/2 को प्लस करेंगे 5/2, कोई बच्चा भी कर देगा। तो 5/2 इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन पी। ये हो गई मेरी कहानी। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर में यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 5 ने 5 की ज़िंदगी ख़राब कर दी, हो गई ज़िंदगी ख़राब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी को 1 से करेंगे तो पी आएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2। पी की वैल्यू -2, पी की वैल्यू -2 आ चुकी है बच्चों। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ पे भी पी की वैल्यू -2 है और यहाँ पे भी है। नहीं तो पता है मैं डायरेक्ट स्मार्ट ट्रिक कर लेता, अगर यहाँ पे 2 दे रखा होता ना, जैसे यहाँ पे 3 दे देता क्योंकि 2 ऑलरेडी उस वाले ऑप्शन में है, तो मैं देखता ही नहीं, सीधा यहाँ टिक कर देता। इसलिए अब मुझे आर तो निकालना पड़ेगा यार। पी की वैल्यू -2 है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेकंड रिलेशन अप्लाई किया। फर्स्ट रिलेशन से तो मेरे पास पी आ चुका है, ठीक है बेटा। अब सेकंड रिलेशन अप्लाई किया। सेकंड रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। ठीक है, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सी कितना है मेरे भाइयों, सी जो है वो क्यू है और अपॉन में ए की जगह क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। 2 ने 2 की ज़िंदगी ख़राब कर दी तो हमें पता लग गया कि P बराबर Q आ गया यहाँ से। तो P बराबर Q अगर आ गया तो भैया P पहले कितना निकाला था -2 और हमारा जो Q है वो भी कितना आ गया भाइयों, वो भी आ गया हमारे पास -2। ये बेटा ये इसमें गड़बड़ है, यहाँ पे ये P और R नहीं आएंगे ऑप्शन में, ये Q आएगा। ये गड़बड़ दे रखा है बेटा यहाँ पे, ये इन लोगों ने सैम्पल पेपर वालों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी बेटा। R तो है ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, तो ये थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए बेटा ये लोग। हाँ, इनकी गड़बड़ अपन ने पकड़ ली बेटा। P इक्वल टू -2 और जो हमारा Q है वो भी P के बराबर आ गया, तो P और Q दोनों बराबर है। तो P इक्वल टू Q इक्वल टू -2। ऑप्शन बी पे जाके टिक कर देना है बेटा। कभी कभी ये लोग पागलपन कर लेते हैं। आर तो कहीं से कहीं तक था ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो वो वाला तो काम है ही नहीं। P की वैल्यू बेटा कितनी आई -2 और P और Q दोनों बराबर आ गए तो दोनों की वैल्यू -2 ही आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वो है भाइयों द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, लिखते हैं बेटा। एक सर्कल की सर्कमफेरेंस दे रखी है 100। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, मतलब मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया बेटा, एक स्क्वायर बनाया। इस सर्कल के अंदर मैंने एक स्क्वायर बनाया बच्चों,
ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। तो हम बोल देते हैं स्क्वायर का नाम है बच्चों ए बी सी डी, हालांकि कुछ नहीं कहा गया क्योंकि फिगर दे भी नहीं रखा, लेकिन अगर फिगर हमारे दिमाग में रहता है तो बड़ा जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। तो एक सर्कल है, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया बेटा ए बी सी डी। इस सर्कल की सरकमफेरेंस दे रखी है मुझे 100। सरकमफेरेंस क्या होती है बच्चों? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने आपको? 100। और ये दे रखी है बच्चों सेंटीमीटर में। तो सरकमफेरेंस है 100 सेंटीमीटर। आपको इस सर्कल के अंदर जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड निकालनी है। आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है। स्क्वायर की साइड को बच्चों आप x मान लीजिए, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए 50/√2, ऑप्शन बी 100/पाई, ऑप्शन सी 50√2/पाई, 50√2/पाई, ऑप्शन डी 100√2/पाई, 100√2/पाई। ऑप्शन ए तो दे रखा है बेटा 50/√2, ऑप्शन बी दे रखा है 100/पाई, ऑप्शन सी ये दे रखा है और ऑप्शन डी ये दे रखा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं मेरा काम करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने देखा कि अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी है ना बेटा, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने सरकमफेरेंस निकाली बेटा, कितनी सरकमफेरेंस आई मेरे पास? 2 पाई आर, और वो दे रखी मुझे 100। तो मैं यहाँ से रेडियस तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब सरकमफेरेंस पता होती तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 2 पाई आर 100 दे रखा है, तो 1 मिनट देखिएगा बेटा। 2 पाई आर इक्वल टू 100, तो पाई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 50 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/पाई। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 50/पाई। मैं पाई में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास आंसर से बेटा पाई में है। तो ये पहले से शुरुआत से ध्यान में रखना कि आंसर जो दे रखे हैं वो किस फॉर्मेट में दे रखे हैं। अगर पाई का फॉर्मेट है तो फिर पाई को डिस्टर्ब नहीं करना। रेडियस आ गई बेटा मेरे पास कितनी? 50/पाई। ठीक है साहब। अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे इस वाले स्क्वायर की साइड निकालनी है। इतना शानदार लॉजिक है मेरे पास, आपको मज़ा आ जाएगा जब भी इस तरीके की कहानी दे रखी हो ना बेटा। सबसे पहले तो आप इस ए को सी से ज्वाइन कर दो। जैसे आप इस ए को सी से ज्वाइन करेंगे, आप क्या कहेंगे कि सर ये जो है ये इस स्क्वायर का डायगोनल आपने बना दिया, जैसे ही आपने ए को सी से ज्वाइन किया। और एक बात और आपको अच्छी वाली बता देता हूँ बेटा, ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल 90 होता है। तो इसका मतलब ये इस वाले सर्कल का डायमीटर भी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली फिर ये सेमी सर्कल है। इसका मतलब ए सी जो है वो डायमीटर तो है। ए सी जो है वो डायमीटर तो है किसका? सर्कल का। लेकिन हमारे स्क्वायर का डायगोनल भी है। ए सी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये भी कहानी ट्रू हो गई है कि स्क्वायर का भी डायगोनल है। तो क्यों ना हम इस स्क्वायर का डायगोनल निकाल लें। स्क्वायर का डायगोनल निकाल लें तो भैया वो कैसे निकलेगा? डायमीटर की हेल्प से निकलेगा। तो हमें एक चीज़ पता होती है कि स्क्वायर का डायगोनल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैंने क्या कहा था कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ना, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में बड़ा मज़ा आएगा सोल्व करने में। स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। और स्क्वायर की साइड को मैंने क्या बोला बेटा? एक्स बोला। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या आ जाएगा? √2x। स्क्वायर का डायगोनल आ गया √2x इक्वल टू ये आपके इस वाले सर्कल का क्या है बेटा? डायमीटर भी है। और डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो बेटा यहाँ से अगर आप इसका डबल निकालेंगे, आर आपको पता है, तो पहले तो लिख दो √2x इजिकल टू 2r, और फिर आर की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा √2x इक्वल टू 2r। आर कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 100/पाई। ये आ गया हमारे पास। √2x इजिकल टू 100/पाई। अगर मुझे यहाँ से साइड निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा बेटा? x इजिकल टू √2 चला जाएगा डिवाइड में, तो 100, और अपॉन में क्या लिखूँगा? 100/√2
पाई, इस तरह से लिखूंगा x इजिकल टू 100/√2 पाई। 100 को लिख दूंगा बेटा वापस कितना 50 इंटू टू, ये 100 को लिख दिया 50 इंटू टू, और अपोन में क्या है, अपोन में चल रहा है √2 पाई। बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे भाइयों, टू का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो √2 से √2 की ज़िंदगी एक बार ख़राब हो जाएगी। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 50√2, 50√2, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बेटा, पाई चल रहा है, तो 50√2/पाई, 50√2/पाई, ऑप्शन सी पे जाके टिक कर देना है। तो अपनी ट्रिक कितनी सक्सेसफुल हुई मेरे भाइयों, कि अगर स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला पता है तो ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है। ये लो साहब, चलो इसकी भी कहानी ओवर। अब बेटा चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है साहब, चलो क्वेश्चन नंबर 40 को भी सोल्व करते हैं। बेटा कैसा भी क्वेश्चन आए, हमने तो कसम खा ली है कि हम तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेकर ही आएंगे, भले ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेकर आना है। 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट है बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितने सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5, कितने सॉल्यूशन ऐसे बोला जा रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मज़ा आएगा। एंड ये पहली इक्वेशन है, एंड 243 की पावर, एंड 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज, ये दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है 3 की पावर x प्लस वाई, 3 रेस टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। सेकेंड इक्वेशन है 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन के बारे में बात चलेगी तो कहा जा रहा है ऑप्शन ए 0 मतलब नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी मतलब 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 2 सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैंने देखा बेटा मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बातें चल रही है, बेटा बच्चों का खेल है। मैं जब बचपन में 7th 8th वाले बच्चों के बारे में बातें किया करता था ना, तो इस तरह की कहानी करता था। 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, इधर 3 है वेरिएबल पावर में, तो बेटा इसको भी 3 की पावर में बनाओ। तो हम जानते बेटा 3 की पावर में अगर इसको बनाएंगे तो ये 3 की पावर 5 होता है। किसी को यकीन ना हो ना मेरे भाइयों तो यकीन कर लेना। 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 रेस टू द पावर 5, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को 3 से करेंगे 243। कहानी क्लियर, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू तो मुझे पता लग गई, इक्वेशन नंबर 1 मेरी तैयार है। ठीक है साहब, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, यहाँ दिया है 243 की पावर x माइनस वाई, तो 243 क्या होता है बेटा, अभी आपने बोला ये 3 की पावर 5 होता है, तो इसको लिख दो 3 की पावर 5, और उसकी खोपड़ी पे क्या चल रहा है बेटा x माइनस वाई, और इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा, इक्वल टू में 3 चल रहा है। आप जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बेटा ये 3 की पावर आ जाएगा 5x माइनस 5y, तो 3 की पावर 5x माइनस 5y इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा 3 के पास कुछ भी नहीं, मतलब उसकी पावर 1 है, दोनों तरफ बेटा वापस बेस सेम हो गए, पावर सेम हो जाएगी, तो 5x माइनस 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। तो यहाँ जाके लिख दूंगा 5x माइनस 5y, और इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे भाइयों 1 आ चुकी है। तो बेटा अगर यहाँ 5x माइनस 5y इक्वल टू मैंने 1 बोला, समझदार बच्चा हूँ, मुझे पता लग गया दोनों में 5 कॉमन है, 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकाल दूंगा बेटा कितनी 1/5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों कितनी, मेरे पास 1/5, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है 5। अब बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है हमारे से, मैं चाहता ना तो इस क्वेश्चन को अब यहीं पे ख़त्म कर देता। वैसे तो इसका अपन क्या है प्रॉपर पूरा आंसर निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब इक्वेशन मिल जाती है ना बेटा तो उसी से मजे करते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं। तो देखना जो पहली इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 5x माइनस 5y इक्वल टू 1।
तो हमें ये वाला काम करना है, हमें ये वाला काम नहीं करना कि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाएं। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो मैं चेक करता हूँ बेटा रेशो को कंपेयर करके। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 5 है। तो बेटा A1/A2 वाली पिक्चर चलाएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनके बारे में बात करनी, रेशो को कंपेयर करवाना है। A1/A2 आया बेटा 1/5, B1/B2 आया बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या 1/-5। तो ये तो बेटा आया 1/5, ये आया माइनस का 1/5। इसका मतलब लाइंस क्या आ गई, इसका मतलब लाइंस आ गई बेटा इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी ना तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, खत्म कहानी, ऑप्शन बी पे जाके टिक कर देना है। मतलब ये जो इतना काम करने की जरूरत है ना, ये नहीं करना है, अपने को स्मार्ट काम करना है। इक्वेशन 1 लेके आ गए, इक्वेशन 2 लेके आ गए, बस यहीं पे जाके रुक जाना है। 1 और 2 इक्वेशन जैसे ही आ गई, रेशोस को कंपेयर कर लेंगे। रेशो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 5 है। A1/A2 को कंपेयर किया बेटा, कितना आया 1/5। B1/B2 से कितना आया -1/5, एंड वी नो दैट 1/5 इज नॉट इक्वल टू -1/5। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट। ये हो गई भाइयों हमारी कहानी। अब हम सेक्शन सी पे चलेंगे, जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड बातें करेंगे बच्चों।